हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपके प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी रुक्मिणी वॉल्यूम 4 का 1 मार्च 2021 शिफ्ट सेकंड का जो क्वेश्चन आया है एनटीपीसी में। टोटल 30 सवाल है। इसमें 30 सवाल का हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आप कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, मेरे साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कितना क्वेश्चन आपने सही किया और कितना गलत किया। ठीक है, सारे के सारे पी वाई क्यूज है। ऐसा नहीं है कि मैंने सेट करवा रखा है। ठीक है, मैं सेट नहीं करवा रखा हूँ, सेट वाइज दे रखा है इस बुक में। तो पी क्यू वाई ही एक एक तरफ से यहाँ पर क्वेश्चन हो रहे हैं, पी क्यू वाई। ठीक है, पी वाई क्यू, बार बार मैं क्या बोल रहा हूँ, पी वाई क्यू। तो चलो भाई क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे 1.2 अनुपात वाई समानुपात 3.6 अनुपात 4.8। तो वाई की वैल्यू आपको पूछी गई है। सिंपल तरीके से 1.2 बटे में वाई इक्वल्स टू 3.6 बटे में 4.8। इसका पॉइंट काट देंगे और ये कटेगा कितने बार में, 3 बार में। 3 से कटेगा कितने बार में, 1.6 बार में। y की वैल्यू आ जाएगी 6, ऊपर चला जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.6, पॉइंट हटाएंगे बटे में आ जाएगा 10, यानी कि 8/5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/5। ऑप्शन नंबर सी। 20,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हमें ब्याज निकालना है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 10 पर 1 का ब्याज मिल रहा है, यानी 10 से वैल्यू 11 हो रही है। 2 साल की बात कहा जा रहा है, इसका करेंगे स्क्वायर, 100 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ये जो आपकी वैल्यू है प्रिंसिपल है, और ये जो आपकी वैल्यू है क्या है, अमाउंट है। अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करूँ तो आ जाएगा आपका ब्याज। 100 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है आपका 25,000, जो कि इसका 250 गुना ज़्यादा है। तो जो आपका ब्याज होगा वो भी 250 गुना ज़्यादा होगा। एक्चुअल से कितना हो जाएगा 5, ये 2, यानी 5250 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका है कि अगर सेक ए प्लस टेन ए 3/2 है, सेक ए माइनस टेन ए कितना होगा। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको दिया रहा है, सेक ए माइनस टेन ए, और आपसे पूछे सेक ए प्लस टेन है, या फिर आपसे बोला गया कि सेक ए प्लस टेन है एक्स है, सेक ए माइनस टेन है आपको फाइंड आउट करना है। तो जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा 3/2 का अपोजिट 2/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सॉल्व इसको कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ सेक के स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी का। तो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए, सेक ए माइनस टेन ए, और फिर ये हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, सेक ए माइनस टेन है, सेक ए प्लस टेन है। सेक ए प्लस टेन है हमें 3/2 दे रखा है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना आपका, मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3/2 इंटू सेक ए माइनस टेन ए। अब देखो इस 3/2 को अगर मैं इधर लाऊं, ठीक है, इस 3/2 को मैं इधर लाऊं तो क्या कर सकता हूं इसको, या फिर ऐसा करो। आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगी तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सेक ए माइनस टेन ए बराबर 1/3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा 2/3। तो जस्ट इसका अपोजिट आया ना, तो इसीलिए आपको याद रखना है कि सेक ए प्लस टेन ए कुछ भी दिया रहे यहाँ पर 3/2 के जगह पे कुछ भी दिया रहे, और आपसे पूछ दे सेक ए माइनस टेन ए, तो जस्ट जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी उसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा अगर आपसे ये पूछा
ये दिया रहे, अगर आपसे ये पूछ दिया तो इसकी अपोजिट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका कि घनात्मक संख्याओं में एक अनुपात में, एक अनुक्रम में, एक श्रेणी में तीसरा पद ज्ञात करना है जिसे 2, 3, 6 से विभाज्य करने पर 1, 2, 5 शेषफल प्राप्त हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई, एक शेषफल आ रहा है ना, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, यानी कि डिफरेंस तो सेम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2, 3, 6 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। अब अगर पहला पद निकालना हो हमें तो हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 5। दूसरा पद हो जाएगा 6 माइनस 2, 6 इंटू 2 माइनस 11। तीसरा हो जाएगा 6 इंटू 3 माइनस का 1, यानी हो जाएगा 17। तो तीसरा पद हमसे पूछा गया है ना, तीसरा पद, अनुक्रम का तीसरा पद कितना हो जाएगा, 17। 6 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 5 17। 3 से डिवाइड करेंगे 3 5 15, 2 17, और 2 से डिवाइड करेंगे 2 8 16 1 17, यानी कि एक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सारे केसों में। अगर आपसे पहला पद पूछता तो ये होता, दूसरा पद पूछता तो ये होता, तीसरा पूछा है तो आपका 17 होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आपको बोला गया एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे। ऊपर में तो वैल्यू आपको दे रही है ए क्यू प्लस बी क्यू दे रखा है, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो इसी फार्मूले में इसको तोड़ देंगे, अदरवाइज आपको क्यू 17 का मालूम है तो आप कर सकते हो वैसे भी। ए प्लस बी हो जाएगा 17 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 24। ए स्क्वायर यानी 17 के स्क्वायर 289, बी स्क्वायर 7 के स्क्वायर 49, माइनस का 17 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 119, बटे में हो जाएगा कितना आपका 289 प्लस में 49 माइनस का x बराबर 24। आप देखोगे 24 से 24 कट जाएगा, इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 9 9 18, 8 4 12 1 13 और 2 1 3, 338 माइनस 119 कर देते हैं, और फिर यहाँ से ये भी वैल्यू माइनस होगी, ठीक है। यानी करने का मतलब ये हुआ कि अगर इसमें से 119 घटाएंगे 338 में से हम 119 को माइनस करेंगे। देखो ऐसा मत करो, इसमें क्या होगा कि मैं अगर सिंपल तरीके से बात करूँ तो देखो, अगर इसमें ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कट जानी है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कॉमन आएगा। और जो 19 है ना, 119, ये क्या है, ए इंटू बी की वैल्यू है, और ये आपका क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो नीचे में वैल्यू लिखी गई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू है, और ए बी का स्थान पर यहाँ पर क्या है, 119 से कंपेयर करने पर। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। देखो एक बार मैं करके समझा देता हूँ, फिर आप इस तरीके क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर पाओगे अच्छे से, पूरा नहीं मिटाना है। मैंने यहाँ पर 338 होगा, 119 इसमें से माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, 18 में से 9 जाएगा 9, 2 में से 1 जाएगा 1, और ये हो जाएगा कितना आपका 2, 219 बराबर ये हो जाएगा कितना आपका 338 माइनस का x, क्योंकि इधर चला जाएगा। तो फिर अब मैं इसको इधर लाऊंगा तो कह सकता हूँ कि भाई 18 में से 9 जाएगा 9, 2 में से 1 जाएगा 1, और 3 में से 2 जाएगा 1, ये किसके बराबर है, x के बराबर है। अब मैं जो आपको समझा रहा था यहाँ पर कि a प्लस बी, ठीक है, मैं जो समझा रहा था कि a प्लस बी और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, बटे में नीचे क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स, यही दे रखा है, ठीक है, बराबर 24। मैं इसको और थोड़ा एलोबरेट करके बता रहा हूँ कि ए प्लस बी तो हमें क्या है, 17 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। मैं ही समझा रहा था कि 17 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा भाई, और ये 24 से 24 आपका कट जाएगा। यहाँ तक तो चीज़ें आपको क्लियर थी, समझ में आ गई थी। अब जो आपका ऊपर में बच रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है, और बटे में आपका क्या बच रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का एक्स। अब अगर आप कंपेयर करता, अगर मैं बोलता हूँ भाई कि आप कंपेयर करो इसको इसके साथ, क्यों, क्योंकि ये तो बराबर के यहाँ पर क्या है 1 है ना, तो इसको मैं उधर ले जाऊँगा, इधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये
ये वाला जो वैल्यू है मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ, इस चीज़ को यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के एक्स। अब आप यहाँ से बताओ एक चीज़, आप यहाँ से बताओ कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर भी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर भी है, जब हम कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी। माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ए बी, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ए इंटू बी, और ए इंटू बी की वैल्यू कितनी है, 17 × 7 यानी कितना हो जाएगा, 119। तो यही मैं समझा रहा था आपको, मैं आपको यही समझा रहा था कि इतना कैलकुलेट आपको नहीं करना था। आप ये इसको सिंपल वे में आप देख सकते थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू हमें दे रखा है भाई, ए प्लस बी जो है इस ए प्लस बी को ऐड करने पर 24 ही आ रहा है, तो 24 24 तो कट ही जाना है। नीचे में जो फॉर्मूला लिखा है 17 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो वैल्यू होगी ए बी की वैल्यू होगी, और हमें ए बी ही कैलकुलेट करना है, तो आप ए बी तो इस तरीके से भी तो कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझ में आ रही होगी आई होप। अगर नहीं समझ में आ रही है तो भाई आप इसको ऐसे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका है कि ए बी से 20% अधिक कुशल है, ए को अकेले किसी कार्य को करने में 35 दिन का समय लगता है, दोनों को साथ मिलकर कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एफिशिएंसी आपको दे रखा है भाई, क्या है, ए है एक बी है। अगर मैं बात करूँ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू की, तो ये होता है 1/5। ये जो है बी से 5, ये जो है बी से 20% अधिक कुशल है। अगर मीन वैल्यू को मैं मानूँ यहाँ से क्या 5 की वैल्यू बी मानूँ, तो इससे एक ज़्यादा हो जाएगा कौन, ये हो जाएगा। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। क्या टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए को काम करने में कितना समय लग रहा है, 35 दिन। दोनों साथ मिल जाएंगे, कितना हो जाएगा, ए की जो एफिशिएंसी है 6 आ गई, और कार करने में कितना समय लग रहा है, 3500। तो ये टोटल इनका टोटल वर्क निकल कर आ गया। अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 6 5 11, तो ये निकल जाएगा ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य। तो कितना हो जाएगा भाई आपका, 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इधर तो 3, यानी 6 × 18, ऐसे ही आएगा ना, कर लेते हैं पूरा। 6 5 30, और 6 18, 3 21, 210/11, और ये हो जाएगा 100, 11 9 99, 19 से ही 1/11 दिन आएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका ये कर है कि एक व्यक्ति ने वाहन इतने रुपए में खरीदा और इसे इतने में बेच दिया, वाहन के बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ आपसे पूछा गया है। तो घटा लेते हैं ना, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है आपका एस पी माइनस का सी पी। एस पी आपका कितना है 660920, माइनस सी पी कितना हो जाएगा 594828, यही होगा। फ्रैक्शन में चीज़ें आ रही है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा है नहीं। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका, 10 में से 8 जाएगा 2, 11 में से 2 जाएगा 9, 8 और 8 0, 10 में से 4 जाएगा 6, और ये 5, 15 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 6। ये आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, आपका लाभ हुआ। तो लाभ अगर मैं परसेंट आपसे पूछूं तो ये कितना हो जाएगा आपका 66092594,828 इंटू 100, यही होगा, यही होगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ आपसे 4 से मैं काटना चाहूँ तो 4 से तो दोनों को काट सकता हूँ, इसको भी काट सकता हूँ, इसको भी काट सकता हूँ। अगर मैं इसको काटूँ तो कितना हो जाएगा आपका 4 एकम 4, 2 4 6 24, 5 हो जाएगा ये 2 3। अगर मैं इसको काटूँ 4 एकम 4, और 4 चौके 16, 4 32, 707। क्या वैल्यू कट रही है, कटनी तो चाहिए, क्योंकि हमें क्या है 9, या तो 9 लाना है या फिर 11 लाना है, ठीक है। तो वैल्यू 9 और 11 से कटनी चाहिए। 6 1 7, 7 2 9, 9 और 8 17, तो 9 तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से नीचे में, ठीक है। 11 आना चाहिए, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 6 2 8, नहीं हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ हो रही है।
ऐसा करते हैं, अगर मैं इसका 4 गुना करूँ, सॉरी 9 गुना करूँ तो क्या होगा, क्योंकि एक बार मैं 9 गुना देख लेता हूँ, एक बार 11 गुना देख लेता हूँ। बेसिकली मुझे वैल्यू जो है दिख रही है क्या, यह 10/9 है, ये आपका 100/11 है, ये फिर आपका 10/9, ये आपका कितना है 121/11, 121 + 9 130/11। ठीक है, तो मुझे वैल्यू कुछ यही दिख रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये वैल्यू जो है कहीं ना कहीं कट रही होगी। ठीक है, ये वैल्यू कहीं ना कहीं कट रही होगी इस वैल्यू से। 59428। अगर मैं इसे 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9 दूनी का 18, 9 9 81, 1 82, 9 0 यानी कि 8, और क्या 8 आ जाएगा, 9 छक 54 4, और 9 छक 54, और 5 उनसे यानी कट जा रहा है भाई, ये तो कट जाएगा 9 से, तो हो जाएगा 100/9 यानी कि हो जाएगा 11 सही 1/9। 11 सही 1/9 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये परसेंट प्रॉफिट में आएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये करे, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 627 और 233 को विभाज्य करने पर 13 और 11 शेषफल बचे। शेषफल बचाने के लिए हम क्या करते हैं, 627 से पहले में से 11 शेषफल बचाना है तो 11 माइनस कर देंगे, दूसरे में से हमें क्या शेषफल बचाना है, 13 बचाना है, 13 माइनस कर देंगे। यहाँ पर आएगा 216, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 0, ये 2, और ये हो जाएगा कितना आपका 2, 220, यही वैल्यू होगी। अब आप इनका क्या करोगे, अब आप इनका एचसीएफ निकाल लो। अच्छा यहाँ पर 6 है ना, 616 आएगा, 616। अब आप क्या करो, एचसीएफ निकाल लो। तो एचसीएफ निकालने का तरीका तो यही है भाई, कि अगर मैं बात करूँ यहाँ से कि जो एचसीएफ होता है, मैं समझा देता हूँ, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है सभी में। अगर मुझे 4 और 5 का एचसीएफ निकालना है, या फिर 4 और 10 का एचसीएफ निकालना है, तो अगर मैं 4 का फैक्टर करूँ तो 2 गुना 2 आएगा, 10 का फैक्टर को 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 2 गुना 5 आएगा। ठीक है, 2 इंटू 5 आएगा। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो जो इनका एचसीएफ निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा कितना, 2। ध्यान से समझना मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर मुझे एचसीएफ आना है, अगर एचसीएफ ये 2 आया तो 2 किस क्या 4 में है, बिल्कुल है, क्या 10 में है, बिल्कुल है। अगर मैं 2 से 4 काटूंगा तो इसमें 4 2 मिलेगा, मिलेगा। 2 से मैं 5 में डिवाइड करूंगा तो 2 मिलेगा, या फिर 10 का मैं फैक्टर लिखूंगा तो उसमें 2 आएगा ही आएगा। तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि अगर मुझे आपका एचसीएफ ही निकालना है भाई, अगर इसका एचसीएफ ही निकालना है तो जो संख्या ऑप्शन में दे रही है वो संख्या का मल्टीपल होना चाहिए। ये नंबर कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि जो संख्या आपको ऑप्शन में दी गई है वो संख्या का मल्टीपल है। तो क्या 23 ले 220 कट रहा है, नहीं कट रहा है। क्या 33 से कट रहा है, 11 से तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 20 बचेगा, फिर भी पूरा तरीके से नहीं कटेगा। अबे 22 से कट जा रहा है, क्या 44 से वैल्यू कटेगी, 44 से भी वैल्यू कट जा रही है। तो जो संख्या 22 से कटेगी तो 44 से भी कटेगी, क्योंकि ये इसका मल्टीपल है। लेकिन अब आपको एचसीएफ निकालना है। मैंने क्या बताया कि एचसीएफ क्या होता है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा दोनों के बीच में जो हाईएस्ट नंबर होगा वही आपका एचसीएफ होगा। क्या 22 बड़ा है कि 44 बड़ा है, तो आप बोलोगे भाई 44 जो है बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट नंबर जो है आपका आंसर होगा, यानी कि एचसीएफ इनका कितना जाएगा, 44। बात क्लियर हुई। अदरवाइज जैसे आप एचसीएफ निकालते हो वैसे एचसीएफ निकाल सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मुझे जो समझाना था कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तब जरूरी नहीं कि आपको पेन उठाने की ज़रूरत पड़े या फिर इसको ज़्यादा गुना भाग करने की ज़रूरत पड़े। बस आपको ये समझना है कि एचसीएफ ही पूछा गया ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लेंगे, क्योंकि एचसीएफ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको ऑप्शन में दे रखेंगे। क्लियर हुई बात। अगला सवाल आपका है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन को सोल्व करते समय आपको सावधानी बरतनी होती है और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप हड़बड़ी में करें, हड़बड़ी में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे पहले हम एक एक को सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये लिखा गया क्या, 1/2 इंटू, अगर मैं इसको चेंज करूँ तो 4/3 भाग 3 दूनी 6 और 5 6 माइनस 1 करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 1/15। 2 से 2 बार में कट जाएगा,
यानी ये हो जाएगा 2/45। ऊपर में आ गया 2/45, नीचे में कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं। ये हो जाएगा 5/3 इंटू 3/4 माइनस, ये काट देंगे यानी कि हो जाएगा कितना आपका 1/6, ये भी कट जाएगा। एलसीएम लेंगे भाई, कितना आएगा 5/4 माइनस 1/6, यही आएगा। एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा, तो ये 4 गुना 3 यानी कि 15 माइनस का 2, 13/12। ऊपर 2 आया, नीचे कितना है आपका 12, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे इंटू 45 इंटू 13। तो 3 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा कितने बार में आपका, 3 से कटेगा 4 बार में, ये 15 बार में। अब देखो ऊपर में वैल्यू 8 आ रही है, नीचे में सबका सेम है, नीचे को कैलकुलेट नहीं करना है आपका, ऊपर की वाली वैल्यू से आप आंसर का पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू क्या आ रही है 8 आ रही है, 8 एक ही ऑप्शन में है, नीचे तो सबका सेम ही है। क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्या कर रहे हैं, अगला ये कर रहा है क्वेश्चन, एक कार, एक रेलगाड़ी, एक बस की चालों का अनुपात हमें ये दे रखा है। कार बस रेलगाड़ी की चालों का औसत हमें दे रखा है कितना, 70 दे रखा है। कार और रेलगाड़ी की चालों का औसत ज्ञात करना है। देखो अगर इनका एवरेज दे रखा है 70, तो हम इनका सम निकालेंगे, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि बॉडी तो 3 ही है, कार बस और रेलगाड़ी, और इनका रेशियो में दे रखा है 4, 7 और 3 का। तो हम कह सकते हैं भाई 7 3 10 4 14, 14 के वैल्यू 210 से, जो कि इसका कितना गुना है, तो ये हो जाएगा 14 कम 14, 11 में से 4 जाएगा 7 यानी कि 5, 15 गुना है, 15 चौका 60, 15 6 21। तो हम कह सकते हैं अगर ये इसका 15 गुना है और हमसे पूछा गया कार और रेलगाड़ी की चाल का अनुपात, तो कार कितनी है भाई, कार कहाँ पर है, कार यहाँ पर है, इनका रेशियो क्या है 4 है, एक रेलगाड़ी है इसका रेशियो कितना है 7 है, तो 15 चौका ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा कितना आपका 105। चूँकि इनका एवरेज पूछा है तो प्लस में 2 करेंगे और प्लस कर देंगे, बटे में 2 कर देंगे, तो हो जाएगा कितना आपका 265/2। इसका मतलब ये हुआ आपका 265 नहीं होगा, 165 होगा, 165/2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 82.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन ये कर है किसी यदि किसी समबाहु के प्रत्येक बहिष्कोण का माप 36 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो भुजाओं की संख्या इक्वल्स टू क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ से, भुजाओं की संख्या बराबर ये होता है थीटा बटे में बहिष्कोण का माप। ठीक है, ऐसे करते हैं इसको, 360 बटे में बहिष्कोण का माप, या फिर इसको मैं थीटा लिख दूँ। ठीक है, तो अब देखो 360 ये हो जाएगा और थीटा हमें दे रखा है 36, बटे में 36 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा आपका भाई, कितने बार में कटेगा 10 बार में कटेगा, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, परसेंटेज से है, बोला गया एक राशि के 85% के 50% के 30% किसके बराबर है, 51 के बराबर है, वो राशि क्या है। मान लेते हैं x है राशि, वो कुछ भी हो सकती है, y भी हो सकती है। x का 85% का 50% का आपका 30%, ये किसके बराबर है, 51 के बराबर है। 17 5 85, 17 3 51, 3 से कटेगा 10 बार में, यही आपका 100 से 100 कट गया। क्या बच रहा है आगे, आगे तो बच रहा है 5 से कटेगा 20 बार में, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2000। कैसे हो गया ये 2000, 2000 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अच्छा 5 से भी कटेगा ना, 5 से कटेगा 4 बार में, तो हम कह सकते हैं भाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 इंटू 4 करेंगे कितना 400, x की वैल्यू कितनी आ गई 400। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 8 वर्ष में स्वयं के 2 गुनी हो जाती है, 32 वर्ष बाद से यह कितनी होगी। कोई धनराशि जो है भाई ये 1 से कितनी हो रही है 2 हो रही है, इसे जानने में कितना समय लग रहा है, 8 वर्ष का समय लग रहा है। ठीक है, तो यही धनराशि जो है 1 से वो कितनी गुनी हो जाएगी अगर ये 32 जाए,
तो हम क्या करेंगे, देखो 8 से कितने बार में जा रहे हैं, इसका 4 का मल्टीपल है। तो सी आई के केस में हम क्या करते हैं, ये 2 है ना, तो यहाँ पर 2 के पावर 4 कर देंगे। ये हो जाएगा कितना, 2 के पावर 4 होता है आपका 16। तो 16 गुना हो जाएगा ये 32 वर्ष में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है, प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिनके फैक्टर 1 या फिर वो नंबर्स हो, वो संख्या हो। ठीक है, 1 हो या फिर वो संख्या हो, इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू 3। एक तो 1 है और एक 3 इसका खुद अपने आप में एक फैक्टर है। तब देख लेते हैं भाई, 7 और 1 8, 8 और 4 12। 12 क्या भाई 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। 7 और 3 10, 2 12, ये भी नहीं होगा। 4 3 7 1 8, देखो ये हो सकता है, आगे हमको चेक करना पड़ेगा। 7 3 10 1 11, ये भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये कटेगा संख्या 1 से 2 से 3 से। ठीक है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ, क्योंकि संख्या को हमने चेक कर लिया, क्या 3 से चेक कर लिया, 2 से चेक कर लिया, 5 से चेक कर लिया और 6 से भी चेक कर लिया। ठीक है भाई, तो ये संख्याओं से चेक कर लिया, 7 बचा हुआ, 7 से देख लेते हैं दोनों में से कोई एक। अगर मैं इसको चेक करूँ, 7 एकम 7 5 और 57, क्या 57 कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा। ये कोई ना कोई संख्या कटेगा, 143 जो है किसी न किसी संख्या से कटेगा, आप काट लीजिएगा। क्यों, क्योंकि मैंने 7 से चेक किया तो ये संख्या कट नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। 11 एकम 11, हाँ 11 से ये कट जाएगा। ठीक है, इसको 11 से भाग लगाओगे कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 दे रखा है, 4x माइनस 3y 2 दे रखा है, x अनुपात y आपसे पूछा गया है। कर लेते हैं ना, 3x प्लस वाई बटे में 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 बटे 2। एक बार हम करेंगे x से मल्टीप्लाई और एक बार करेंगे किससे, y से मल्टीप्लाई। अगर मैं 3 गुना 2 करूँ तो 6x आ जाएगा, 5 गुना 4 करूँ तो 20 आ जाएगा। दोनों का साइन सेम है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि हम कर सकते हैं 6 और ये 20, 20 में से 6 को माइनस करेंगे कितना निकल कर आएगा, 14। 20 में से 6 को माइनस करेंगे कितना निकल कर आएगा आपका, 14 निकल कर आएगा, 14x। अब यहाँ पर देखो भाई, इसमें क्या है, y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, और ये 5 गुना 3 करेंगे 15। और साइन अपोजिट है तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि 15 और प्लस 2 17, यानी कि हम कह सकते हैं y की वैल्यू आ जाएगी 17y। अब आप जानते हैं यहाँ से कि x के सामने वाली वैल्यू x की, y की सामने वाली वैल्यू y की, यानी x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 17 और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 14। हमें पूछा है x अनुपात y, यानी 17 अनुपात 14, ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन है, देखो भाई 9 का हम रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा 2। 19 में से 2 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 17, 17 2 19, अरे यार 3 हो जाएगा ना, कहाँ पर दिमाग है। 9 का रूट लेंगे कितना हो जाएगा 3, 19 माइनस 3 करेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 का निकालेंगे 4, 4 में इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 का हो जाएगा कितना आपका 5, 41 माइनस 5 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 36, यानी कि रूट अंडर 36 को निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका 6। तो पॉजिटिव इसका मान कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी। को देखिए भाई, देखो अगर सेम टेक्नोमेट्री रेशियो में चीज़ें दी गई है आपको, तो आप चाहो तो एंगल का सम डायरेक्ट निकाल सकते हो। 10 11 10 79 कितना हो जाएगा 90, एंगल का सम 90, वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ देखो 41 और 49, एंगल का सम 90, वैल्यू 1 आ जाएगी। 10 45 कितना होता है 1, तो इसका आंसर आएगा कितना आपका 1 आ जाएगा। बाकी अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे ही करोगे। 10 11 के पास लाओगे 10 79 को, 10 41 के पास लाओगे 10 49 को। मैं कर देता हूँ एक बार, 10 11 डिग्री इंटू 10 79 डिग्री, एक पेयर आपका बन गया। दूसरा पेयर क्या बनेगा 10 41 डिग्री इंटू 10 49 डिग्री। क्या बच रहा है आपका बच रहा है लास्ट में 10 45 डिग्री, यही बच रहा है।
हमने बोला कि एंगल का सम 90 तब वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। एंगल का सम 90 वैल्यू 1, एंगल का सम 90 वैल्यू 1, tan 45 1। आंसर आपका कितना जाएगा, 1। क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया कि एक मध्यम असीमित बटन में बहुलक यानी कि मोड प्लस और मीन की वैल्यू हमें ये दे रखा है। देखो मोड हमें दे रखा है, मीन हमें दे रखा है, मीडियन आपको बताना है। मोड कितना दे रखा है आपका 31.5, मीन कितना दे रखा है 34.2। तो जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर वो हम इस्तेमाल करेंगे 3 मीन, ठीक है, 3 मीडियम बराबर ये हो जाएगा मोड प्लस 2 मीन, ठीक है, यही वैल्यू होगी। देखो मोड हमें दे रखा है कितना 31.5 प्लस में मीन हमें दे रखा है 34.2। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा कितना आपका 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6। तो ऐड करें कितना हो जाएगा 5 4 9, 8 और 1 9, 6 3 9, बटे में कितना हो जाएगा 3, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3। तो मीडियन की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि माध्यिका की वैल्यू कितनी आ गई 33.33, 33.33, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बोला गया है कि दिए गए समीकरण में x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो मेथड से भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी एक बार जा सकते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन में दे रखा है x की वैल्यू, ठीक है, या तो a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है या फिर d हो सकता है। ऐसे करते हैं हम x की मैक्सिमम वैल्यू क्या मान के चलते हैं कि डी ऑप्शन को, ठीक है, क्योंकि डी की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। अगर मैं x की वैल्यू ये मानूंगा तो y और z को मैं 0 मान लेता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 2 वेरिएबल को हम 0 कर सकते हैं, 3 वेरिएबल इसमें दिया गया है, किसी 2 वेरिएबल को 0 कर सकते हैं। x की वैल्यू हमसे पूछा गया तो हम 2 वेरिएबल को 0 कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4 7 1, क्योंकि x की वैल्यू हमने क्या मान के रखा है 7, y की वैल्यू 0 मान के रखा था 5 0 3, z की वैल्यू 0 मान के रखा 2 0 7। ऐड करके देखते हैं 7 3 10 1 11, 7 और 1 8, 5 4 9 2 11। तो ये तो सेटिस्फाई हो गया पहले ऑप्शन में ही, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो हम क्या करते हैं, डी के बाद 5 रखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा यही है। ये भी नहीं होता तो 4 रखते हैं, ये बड़ा है, ये भी नहीं होता तो 3 रखते हैं। बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन देखिए ये करे कि ए जो है निश्चित कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है, ए को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। 40% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये होती है 2/5। अगर मैं यहाँ पर ए लिखूँ बी लिखूँ, कहने का मतलब ये है कि बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है। अगर ए की वैल्यू 5 है तो बी से 2 ज़्यादा, यानी कितना हो जाएगा 7। ये इनकी एफिशिएंसी निकल कर आ गई। ए किसी काम को 18 दिन में करता है तो टोटल वर्क हम निकाल लेंगे, एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है 18 इंटू 5। बोला गया बी इसे कितने दिन में करेगा, तो बट्टे में बी की एफिशिएंसी कितना है 7 है। 90/7 का मतलब ये हुआ 12 7 84 और 6 90, यानी कि 12 सही 6/7, 12 सही 6/7, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है देखिए, यदि y प्लस 1/में z इक्वल्स टू 1 दे रखा है, x प्लस 1/में y इक्वल्स टू 1 दे रखा है, x y z की वैल्यू पूछी गई है। कैसे करेंगे इसको, अगर मैं y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो इसको मैं उधर ला सकता हूँ, यानी 1 माइनस का, ठीक है, इधर ले जाऊँगा तो कितना हो जाएगा z माइनस 1/z। यहाँ से अगर मैं बोलूँ यहाँ से कि 1/z निकालूँ तो ये y को मैं उधर ला सकता हूँ 1 माइनस का y, ठीक है भाई। तो अगर मैं 1/बटे में z ये है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि z इक्वल्स टू 1/1 माइनस वाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ यहाँ से तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1 माइनस 1/y,
यानी एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस 1 अपन में वाई। बात यहाँ तक क्लियर हुई। हमें पूछा गया है क्या, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। हम कर सकते हैं एक्स की वैल्यू हमने निकाल के रखा वाई माइनस 1 अपन में वाई। जेड की वैल्यू क्या निकाल के रखा, 1 अपन में 1 माइनस का वाई। और वाई की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, या तो ये वैल्यू लिखूँ या फिर ये वैल्यू लिखूँ, दोनों में से कोई एक मैं लिख सकता हूँ, इंटू वाई। अब देखो 1 माइनस वाई भी है, यहाँ पर वाई माइनस 1 है, तो ये कट जाएगा माइनस 1 बार में, ये वाई वाई कट जाएगा आपका, तो बचेगा क्या, माइनस का 1। तो माइनस का 1 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन है, इसको आराम से करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू को मैं करूँ तो हो जाएगा 15 एक 16, 16/5 माइनस का 3/5 डिवाइड है, इसको चेंज कर लेते हैं यहीं पर 5/8। ये हो जाएगा कितना आपका 13/5 इंटू 5/8 यानी कि 13/8। इसको देखते हैं भाई 9/7 डिवाइड 1/7 माइनस का, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो हो जाएगा 5/7। अब देखिए भाई 9/7, मुझे लग रहा है आंसर माइनस में ना आ जाए क्योंकि वैल्यू बड़ी आ रही है। तो माइनस में आएगा तो भाई दो ऑप्शन आपका कट जाएंगे यहाँ से, या तो ये हो सकता है ये हो सकता है। 9/7 भागा को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, -4 नीचे हो जाएगा। 7 से 7 कट गया आपका, 9/-4 यही आ रहा है ना, 9/-4 ठीक है। ऊपर में क्या 13/8 है, नीचे में 9/4 है, तो 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 13 इंटू माइनस का 4/में 9 इंटू 8। ओ यार 9 कहाँ से हो गया, 8 होना चाहिए यहाँ पर, 7 और 1 8। वही मैं बोलूँ ऑप्शन कहाँ से मैच नहीं कर रहा है। तो ये हो जाएगा नीचे में 8, तो 4 से कटेगा 2 बार में, यानी कि हो जाएगा माइनस का 13/16, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये करें कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्य की गणना करें। माध्य का मतलब ये होता है आपको मीन बताना है। मीन कैसे करते हैं, सभी संख्याओं को जोड़कर जितने नंबर्स हैं उनको डिवाइड कर देते हैं, किससे, जितने नंबर्स आपको दिए गए हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 2 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा आपका 21, 2। अब 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 1 17, 17 2 19, 1 और 1 2। तो ये कितना आ गया आपका 29.1 आ जाएगा, बटे में 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 5 25, 4 5 8 40, ठीक है भाई, 5 8 40 और 5 दूनी का 10, तो 5.82 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वस्तु को 289 में बेचने पर 15% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप बेच रहे हैं कोई वैल्यू को तो वो अपने आप में 100% होती है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 100% में न बेच के 15% कम में बेच रहे हैं, यानी कि 85% की वैल्यू में आप उस वस्तु को सेल कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं भाई 1% की वैल्यू आ जाएगी 289 अपन में 85, हमें निकालना है 100% की वैल्यू, तो हो जाएगा इंटू 100, क्योंकि कोई भी वस्तु क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। 5 से काटेंगे भाई या फिर 17 से काटेंगे, 17 5 85, 17 से 17 बार में कटेगा, 5 से कटेगा 20 बार में, 17 दूनी 34, 340 रुपये। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य आ जाएगा कितना आ जाएगा, 340 रुपये आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए भाई, कह रहा है
अगला क्वेश्चन आपका यही कर रहा है कि किसी संख्या में 65% जोड़ने पर, किसी संख्या के 65% में 63 जोड़ने पर प्राप्त परिणाम उस संख्या के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या कौन सी होगी। ठीक है, कर लेते हैं भाई। या तो इसको ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर मैं ये बोलूँ कि 65% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे भाई 65% के फ्रैक्शन वैल्यू होती है 13/20, 13/20। ठीक है, 13/20, यानी संख्या में हम क्या जोड़े, 13 में क्या जोड़े कि 20 आए। आप बोलोगे भाई 13 में क्या जोड़े कि 20 आए, आप बोलोगे कि आप 7 को ऐड कर रहे हैं 13 में, तो संख्या क्या आ रही है, 20 आ रही है। और ही 7 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 63 है, जिसका 9 गुना है। तो जो आपका ओरिजिनल नंबर है ये भी इसका 9 गुना होगा, यानी कि 180 जो है आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आई। अगला क्वेश्चन है भाई, देखिए 36 व्यक्तियों के एक समूह में, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति चाय या दूध पीता है, 18 व्यक्ति चाय पीते हैं लेकिन दूध नहीं पीते हैं, और 22 व्यक्ति चाय पीते हैं। उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो दूध पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते हैं। टोटल ग्रुप कितने हैं, 36 का है। 18 व्यक्ति, ठीक है, 18 व्यक्ति क्या करते हैं, चाय पीते हैं, और लेकिन ये दूध नहीं पीते हैं। और बोल के रखा है 22 व्यक्ति चाय पीते हैं, यानी कहने का मतलब है पहले स्टेटमेंट में इसने बोल के रखा कि 18 व्यक्ति चाय पीते हैं लेकिन दूध नहीं पीते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में बोला 22 व्यक्ति चाय पीते हैं। यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई, दोनों में जो है इनमें से इनमें को माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 4। 4 ऐसे व्यक्ति होंगे जो या तो चाय पीते होंगे या फिर कॉफ़ी पीते होंगे। ये 4 क्या है, दोनों में कॉमन आ जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं भाई ये 18 है तो ये कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। 18 4 22, टोटल 36 व्यक्तियों का ग्रुप है तो ये कितना हो जाएगा आपका, 14। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये हो जाएगा क्या आपका मिल्क, ये हो जाएगा क्या आपका टी, और ये जो हो जाएगा ना ये बोथ, या तो चाय पीते होंगे या फिर कॉफ़ी पीते होंगे। बात क्लियर हुई। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये करे कि एक समषट्भुज के परिवृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि समषट्भुज, ठीक है, समषट्भुज के परिवृत्त की त्रिज्या ये किसके बराबर होता है, इसकी भुजा के बराबर होता है, भुजा के बराबर होता है। तो समषट्भुज के परिवृत्त की त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 बराबर भुजा, तो भुजा कितना जाएगा, 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि समषट्भुज के परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है वो समषट्भुज के भुजा के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर है, परिमाप 34 मीटर है, विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। यानी कि हम कह सकते हैं डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, एंड पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एल इंटू बी दे रखा है 60, और एल प्लस बी बराबर हो जाएगा कितना आपका, 34/2 यानी कि 17। 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 34 दिया गया 17। एल प्लस बी कितना आ गया, 17। हमें निकालना है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड यहाँ स्क्वायर कर दूँ तो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी बराबर 289 आ जाएगा ये। तो हम कह सकते हैं भाई एल बी की वैल्यू दे रखी है 60, 60 गुना 2 करेंगे 120, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 289 माइनस 120, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 169। इसी को आप यहाँ पर पुट कर दो तो हो जाएगा क्या आपका 169, जो कि आ जाएगा 13 सेंटीमीटर।
यानी हम कह सकते हैं इसके विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या करे कि एक लड़का एक आयताकार खेत की दो आसन्न भुजाओं के किनारे चलता है। यदि वो इसके विकर्णवत यानी कि मैं क्या बोल डायगोनल चलता तो उसे बड़ी भुजा के 1/3 के बराबर डिस्टेंस जो है कम चलनी पड़ती। तो बड़ी भुजा और छोटी भुजा का रेशियो आपसे पूछा गया। सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल आप यहाँ से एक ड्रॉ कर लेते हैं हम। एक रेक्टेंगल ये हो गया। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर वो लड़का दो कंडीशन, या तो वो डायगोनल जा सकता है, ठीक है, या तो वो डायगोनल जा सकता है, या फिर वो लड़का ऐसे और ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, यानी कि इस पॉइंट से स्टार्ट करेगा, इस पॉइंट तक जाना है। दो तरीके हैं उसके पास, या तो वो डायगोनल जाएगा या फिर वो ऐसे चलकर ऐसे जाएगा। हो क्या रहा है, अगर वो डायगोनल जा रहा है तो जो लंबी भुजा है इसकी 1/3 डिस्टेंस जो है वो सेव कर ले रहा है, यानी उसे कम चलना पड़ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के थ्रू करेंगे। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को लेता हूँ, बड़ी भुजा और छोटी भुजा का रेशियो पूछा है, बड़ी भुजा अगर 12 लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के, ये परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अगर हमने डायगोनल खींचते हैं यहाँ से तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो सबसे पहले हम उन ऑप्शन को चेक करेंगे जो ट्रिपलेट को फॉर्म कर रहे हैं। क्या 12 और 3 का कोई ट्रिपलेट बनता है? नहीं बनता है। इसको एक बार रहने देते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं। 2-5 का ट्रिपलेट बनेगा। यहाँ पर देखो 2-5 तो ऑप्शन मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है। क्यों? आपको थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि अगर मैं 2-5 लूँगा और पूछ बोला गया है बड़ी भुजा से छोटी भुजा का अनुपात, तो बड़ा जो भुजा है उसका वैल्यू बड़ा होना चाहिए, तो इसका तो वैल्यू छोटा है, तो ये तो ऐसे ही नहीं हो सकता है भाई। जब बी नहीं होगा तो भाई डी भी नहीं हो सकता है ना। देखो 3-5 दे रखा है, ये भी नहीं होगा। अब देखो आपके पास ऑप्शन दो ही बच रहे हैं, ए या फिर सी। तो मैंने बोला कि 12-3 का कोई ट्रिपलेट नहीं बनता है, लेकिन 12-5 का ट्रिपलेट बन जाता है, यानी कि 12-5 और ये हो जाएगा 13। 12-5 13। तो यहाँ से यहाँ जा रहा है वो 13 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। वही जब यहाँ से लेकर ऐसे जा रहा है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 17 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। 17 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, 17 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो जब वो डायगनली जा रहा है तो 13 ही जा रहा है, लेकिन वो जब इसे घूम घूम के जा रहा है तो 17 जा रहा है, यानी कितना कम। उस जब डायगनल जाएगा तो कितना कम जाएगा? 17 माइनस 13 करेंगे 4, यानी कि 4 डिस्टेंस जो है वो सेव कर रहा है अगर वो डायगनल जा रहा है तो। क्या 12 का 1/3 करेंगे तो 4 आएगा? बिल्कुल आएगा भाई। यही तो क्वेश्चन में बोला गया कि बड़ी भुजा का 1/3 जो दूरी है वो बचा लेता है। बड़ी भुजा कितना है? 12, 12 का 1/3 करेंगे 4, यानी कि 4 डिस्टेंस सेव कर रहा है। तो आपका ऑप्शन जो है वेरीफाई हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये अंतिम क्वेश्चन है। अगर 89 टू द पावर 89 प्लस 87 टू द पावर 89 और 89 टू द पावर 97 और 87 टू द पावर 97 का ओवेनिस्ट गुणनखंड जो है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर भाई नोट डाल को याद कर लो एक, तो ही बेटर रहेगा। यदि इफ x के पावर n प्लस y के पावर n, if x to power n plus y to power n is odd number, then क्या हो जाएगा आपका? कॉमन फैक्टर ये जो हो जाएगा आपका x प्लस वाई से डिविजिबल होगा। कॉमन फैक्टर इज
डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो क्या दे रखा है, देखो x के पावर n, y के पावर n, यहाँ भी x के पावर n, y के पावर n है। तो जो कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों का सम आ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि x के पावर n प्लस y के पावर n एक ऑड नंबर है, तो उसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो x प्लस वाई से डिविजिबल होगा। तो जो x प्लस वाई को डिवाइड करेगा वही कॉमन फैक्टर होगा। तो हम कह सकते हैं 89 प्लस 87 को ऐड करेंगे, 9 7 16 8 8 16 17 176। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 176। कॉमन फैक्टर आ जाएंगे 176। तो भाई हमने क्या किया, टोटल का टोटल जो 30 क्वेश्चन थे उस सारे के सारे क्वेश्चन हमने क्या किया, सॉल्व किया। अब आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि कोई क्वेश्चन में डाउट हो, ठीक है, मैं उसका दोबारा से वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी अगर चीज़ें आपको अच्छी लगी हो तो आप क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो भाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि PYQ जो है यहाँ पर हर रोज़ में PYQ जो है NTPC का जो PYQ है हर रोज़ 1 से 2 वीडियो मैं लाऊंगा ताकि आप उसको सोल्व कर पाए, ठीक है भाई। और आपको हेल्प मिलेगा एग्जामिनेशन में भी इससे PYQ सीरीज से। चलिए मिलते हैं अगले PYQs में। जैसे ही वॉल्यूम 4 कंप्लीट होगा वॉल्यूम 3 पर आ जाएंगे, वैसे ही वॉल्यूम 2 पर आ जाएंगे एंड वैसे ही वॉल्यूम 1 पर आ जाएंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम 4 में क्या है, NTPC के सारे लगभग क्वेश्चन दे रखे हैं, इसीलिए मैंने वॉल्यूम 4 से स्टार्ट किया है। उसके पहले जाएंगे तो वॉल्यूम 3 में भी लगभग NTPC है एंड LP ग्रुप डी सब आ जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम 3 में। तो और वॉल्यूम 2 में सारे मिक्स होके आ जाएंगे, वॉल्यूम 1 में भी सारे मिक्स होके आएंगे। तो इस तरीके से आपको जो 2021 में जितने भी एग्ज़ाम हुए थे RRB का, उन सारे का जो सोल्यूशन है शिफ्ट वाइज यहाँ से हो जाएगा, ठीक है भाई।